चीन के तियानजिन में एससीओ लीडर्स की मीटिंग इस वक्त जारी है और चीन के तियानजिन में एससीओ की बैठक चल रही है और चीन में एक मंच पर दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी एससीओ समिट को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। जिस तरीके से एससीओ समिट इस वक्त जारी है और एससीओ समिट का जो मुख्य सेशन है वो चल रहा है, उस सेशन को पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो तियानजिन से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। चीन के तियानजिन से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और पीएम मोदी जो है वो एससीओ समिट को संबोधित कर रहे हैं। एक मंच पर दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक मंच पर कई महाशक्तियां इस वक्त मौजूद हैं। तो चीन के तियानजिन में एससीओ लीडर्स की मीटिंग, उससे जुड़ी ये जानकारी है। तो एससीओ के मंच पर कई महाशक्तियां जो है वो मौजूद हैं और चीन में एक मंच पर दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी एससीओ समिट को संबोधित भी कर रहे हैं और चीन के तियानजिन में एससीओ लीडर्स की ये बैठक, ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। चीन के तियानजिन में एससीओ की बैठक जो है वो जारी है और चीन में एक मंच पर दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है और चीन के तियानजिन में एससीओ लीडर्स की मीटिंग इस वक्त चल रही है। दूसरी ओर पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात पर पीएम मोदी का पोस्ट सामने आया। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात सुखद अनुभव है, पीएम मोदी ने कहा ये, और पीएम मोदी ने पोस्ट जो है वो भी साझा की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी के द्वारा ये पोस्ट साझा की गई है और पीएम मोदी ने इस मुलाकात को सुखद अनुभव बताया है। एक बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात सुखद अनुभव, पीएम मोदी ने कहा। पुतिन जिनपिंग से मुलाकात पर पीएम मोदी का पोस्ट सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पीएम मोदी का ये पोस्ट जो है वो सामने आया। पुतिन जिनपिंग से मुलाकात पर पीएम मोदी का पोस्ट सामने आया है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। तो पीएम मोदी का पोस्ट भी सामने आया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी ने पोस्ट साझा किया। सुखद अनुभव इस मुलाकात को पीएम मोदी ने बताया। तो वहीं एससीओ की बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि एससीओ ने नए अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए। शहबाज की मौजूदगी में शी जिनपिंग ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, आतंकवाद की निंदा की। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ एससीओ, ये कहा शी जिनपिंग ने। कहा कि हम शत्रुता को दूर करेंगे। शी जिनपिंग का बयान सामने आया, हम शत्रुता को दूर करेंगे। एससीओ ने क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग निभाया। हम अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता, न्याय के पक्ष में हैं। कोल्ड वॉर जैसी मानसिकता की निंदा की है। कोल्ड वॉर की सोच बांटने वाली है, ये शी जिनपिंग ने कहा है। ये बड़ी खबर है जिसमें निकलकर सामने आई है शी जिनपिंग का ये बयान और शी जिनपिंग ने जिस तरीके से यहाँ निंदा की है, शी जिनपिंग के द्वारा जो है निंदा की गई है आतंकवाद की। शहबाज शरीफ के सामने ही शी जिनपिंग ने निंदा की है आतंकवाद की। ये बड़ी खबर है जो सामने आई है। तो शी जिनपिंग ने आतंकवाद की निंदा शहबाज शरीफ के सामने ही की है। इस बीच हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट श्रुति दास गुप्ता जी जुड़ी हैं। श्रुति जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। और श्रुति जी, सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर यही है कि जो शी जिनपिंग का बयान सामने आया एससीओ के संबोधन के दौरान, इसे आप किस तरीके से देखती हैं? क्या आप ये साफ तौर पर माना जाए कि जो पीएम मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से कल हुई है एससीओ समिट की शुरुआत से पहले, उस मुलाकात का असर जो है वो शी जिनपिंग के भाषण में, संबोधन में देखने को मिला? सुप्रभात आपको और आपके सब दर्शकों को। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हमें ये समझ लेना चाहिए कि चाइना जो बोलता है वो दोहरी बात बोलता है। उसने बिल्कुल सामने खड़े होके, आपने जैसे कहा, शहबाज शरीफ और पीएम मोदी दोनों के सामने खड़े होके आतंकवाद की बात करी। अब ये ऐसी बात है जो हम सोच रहे हैं कि वो हमारी तरफ से बोल रहा है, शायद पहलगाम को एड्रेस कर रहा है। चाहे कश्मीर में इतने कई दिनों जो हम देख रहे हैं पहलगाम के बाद टेररिस्ट इंकर्शंस हो रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, तो उसके बारे में बोल रहा है। पर ये आप नहीं समझ रहे हैं कि वहां बैठा शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में चलती हुई जो अग्नि है उसको भी टेररिज्म कहता है। और सिर्फ टेररिज्म नहीं कह रहा, वो फितना अल हिंद कहता है, हिंदुस्तान कहता है उसको, जिसका मतलब है कि हिंदुस्तान की लगाई हुई सेपरेटिज्म की आग। तो इसलिए जब वो बोल रहा है कि हम अलगाववाद के खिलाफ हैं, जबकि वो कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो वो जो केपीके में जो तालिबान कर रहा है उनके साथ, जो उनका
बलूचिस्तान में हो रहा है वो उस चीज को भी साथ ही में एड्रेस कर रहा है। ये उनकी दोहरी बात हुई। हमें इनकी बातों को एकदम मुंह पे नहीं लेना है, उनकी हरकतों को देखना है जी। कि वो इस चीज को बोलने के बाद अगला पॉलिसी डिसीजन क्या लेते हैं। क्योंकि बात तो ये हमेशा ही अच्छी करते आ रहे हैं, 2019 में भी अच्छी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो जिसके बाद हमारे जब रिश्ते खट्टे हुए हैं इनके साथ, तब उनकी हरकत जो थी वो 2020 का गलवान था। अब जो इस बार जो उन्होंने हरकत करी है, अभी कुछ महीने पहले तक इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया था पहलगाम के अंदर, जो इंडिया ने जो एक्शन लिया था उसको बोला था कि यहाँ पे निहत्तों की हत्या की गई है, वहां पे सिटीजन्स की हत्या करी जा रही है। तो इस वक्त ट्रंप की पॉलिसीज, ट्रंप का ट्रेड वॉर जो है उसके चलते पूरी दुनिया परेशान है। इसलिए एज अ बिजनेस इंटरेस्ट की तरीके चलते हम लोगों को साथ में खड़े होना है, हमने साथ में इंटरैक्ट करना है और हमें ट्रंप से आते हुए खतरे को निगेट करना है। हम अपनी बातचीत चीन के साथ सिर्फ उतने में ही लिमिट रखें तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे साथ चीन के साथ 3000 से ज्यादा किलोमीटर का शेयर्ड बॉर्डर है, जिसमें कई ज्यादा परेशानियां हैं। 2 हिस्से जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, जहां पे चाइना जाके बैठा हुआ है, जिसका हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। वहां पे वो अपना नाम बदल देते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जाके हक जताना शुरू कर देते हैं। वो ब्रह्मपुत्र का वाटर कुछ दिन पहले तक बात कर रहे थे कि हम वहां पे वहां पे एक डैम बना देंगे, ब्रह्मपुत्र को सुखा देंगे। ये सारी हरकतें वो कर रहे थे और बोल भी रहे हैं। तो इनकी बातों को हमें सिर्फ सुनना है, इनकी हरकतों को ध्यान से देखना है। जी, दूसरी ओर श्रुति जी, इस तरीके से आपने जिक्र किया कि तमाम चीज़ों को हमें देखना है, लेकिन ऐसे में अगर जो सबसे आज की जो पहली तस्वीरें ऐसे समिट से निकलकर सामने आई थी, जहां पर पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें थी पुतिन और शी जिनपिंग से, तीनों ये नेता एक साथ खड़े हुए नजर आए, तो इस तस्वीर को किस तरीके से मैसेज के रूप में देखा जाए? क्योंकि श्रुति जी, लगातार अगर इस तस्वीर को लेकर बात की जाए तो चर्चा यही हो रही है कि अमेरिका को एक कड़ा संदेश इस तस्वीर के माध्यम से जा रहा है। जी बिल्कुल, बात सही है। ये संदेश कड़ा सिर्फ हमारी तरफ से नहीं, ये चाइना की तरफ से भी है और रशिया की तरफ से भी है कि आप यूरेशिया के अंदर अपनी हस्तक्षेप बंद कर दीजिए। हम जैसा चलते हैं हम चलते रहेंगे, और दुनिया के 3 ताकतवर लोग अगर आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो यूएसए अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि यूरोप के अंदर ना इकोनॉमी है, ना वहाँ प्रोडक्शन है, ना उनके अंदर ना वो मिलिट्री स्ट्रेंथ रह गई है कि वो आपके साथ खड़े होके पिछले पहले की तरह, जिस तरह से कॉलोनियलिज्म चलता था, वो आपके साथ खड़े होके पूरी दुनिया पे राज कर सकेंगे। आज का दिन और 10 साल 15 साल पहले का जो विश्व था वो बहुत पलट गया है, और आपको चाइना को भी स्तर देना पड़ेगा, इंडिया को भी स्तर देना पड़ेगा और रशिया की भी सुननी पड़ेगी। तो ये लोग ऐसा मैसेज भेज रहे हैं। ये दिल जलाने वाली बात जरूर होगी ट्रंप के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप जो है वो इससे बिल्कुल घबरा जाएंगे या वो टूट जाएंगे। आज भी 25% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो यूएसए कंट्रोल करता है। बाकी ये जितने हम आज खड़े हुए एससीओ के अंदर, हम 22 से 25% के बीच में हमारी इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी अगर देखी जाए तो वो अकेला इतने सबके बराबर सिर्फ इकोनॉमी वाइज खड़ा हो जाता है। और वो इसी चीज को जो है लेवर कर रहा है कि भाई मेरी इकोनॉमी बड़ी है, आप लोगों को मेरे यहाँ आके बिजनेस करना है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करना है, आपको मेरी जरूरत है, इसीलिए वो टैरिफ वॉर्स खेल रहे हैं। लेकिन इस टैरिफ वॉर में वो सक्सेसफुल ना हो, इसके लिए हमें ये 5 उंगलियां हमारी इकट्ठे होकर मुट्ठी बना रही हैं, और ये मुट्ठी दिखा रही हैं कि भाई थोड़ा संभल के, थोड़ा फूक फूक के कदम रखिए। अगर हम इकट्ठे हो गए तो शायद झटका ज्यादा बड़ा लगेगा। जी श्रुति जी, दूसरी ओर एक तस्वीर का मैं जिक्र और करना चाहूंगा। जब बात तस्वीरों को लेकर हो रही है, संदेश को लेकर हो रही है, वो तस्वीर है जब पुतिन और पीएम मोदी बात कर रहे थे और बगल में शहबाज शरीफ खड़े थे। टोटली उन्हें इग्नोर किया गया और पीएम मोदी ने ना तो उनकी तरफ देखा, ना ही पुतिन ने देखा। ये तस्वीर तो इस पे पूरी दुनिया हंसेगी। और इससे पहले एक कल जो हुआ था, जब उन्होंने एक फैमिली फोटो ली थी, उसके अंदर पुतिन आगे चल रहे थे और उन्होंने किसी और की तरफ इशारा करके एक्नॉलेज किया था, और उनके जस्ट बाजू में शहबाज शरीफ खड़े थे और शहबाज शरीफ को लगा हाय मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गई, तो वो आगे बढ़ के उनका हाथ बढ़ाया था उन्होंने। और पुतिन जो है, अब ऑब्वियसली वो भी एक सज्जन आदमी है, उन्होंने हाथ तो मिला लिया, लेकिन जिसकी तरफ उन्होंने एक्चुअली इशारा किया था उन लीडर के साथ जाके उन्होंने बाद में फिर से दोबारा बात करी, और शहबाज शरीफ उनके बस पीछे पीछे चलते रहे उसके बाद। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो देखिए, सबको पता है कि पाकिस्तान किसी का नहीं है, ठीक है। वो दोनों गोदों में बैठना चाहता है, दोनों नावों में उसने पैर डाले हुए हैं। वो यहाँ चाइना को भी देखना चाह रहा है, और यहाँ वहां पे वो यूएस के गोद में जाके आसिम मुनीर भी बैठे हुए हैं।
तो हमें ये समझना है कि शहबाज शरीफ वहां बैलेंसिंग एक्ट करने गए हैं, जिससे लोगों को लगे कि नहीं, वो सिर्फ यूएस का पक्ष से नहीं बोल रहे, वो चाइना की भी तरफदारी कर रहे हैं, उनकी रेलेवेंस एशिया में भी है। वो सिर्फ जो उनका सेंटकॉम जो है जिसके अंदर वो सेंट्रल एशिया को देख रहे होते हैं, टर्की, ईरान वगैरह के लिए, सिर्फ उनकी रेलेवेंस उतने के लिए नहीं सीमित है। उनकी जो है रेलेवेंस आज के दिन में एशिया में भी है, जो एक्चुअली नहीं है, पर वो अपना ऐसा जताना चाहते हैं। उनके भी वहां पत्रकार होंगे, उनको भी घर में कैमरा का फेस करना पड़ेगा, उनके भी वहां पे वोटर्स जो हैं कुछ उम्मीद रख के बैठे होंगे, और ये सारा ऑप्टिक्स वो सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने उनको कंप्लीटली इग्नोर किया, क्योंकि हमने पहले ही कहा है, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो इन हैंड। आतंकवाद के साथ साथ हम बातचीत करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पहले अपने आतंकवाद को खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए, वहां से कैंप हटाइए, तब हमारे पास आके बैठिए। तो हमने उनको इग्नोर किया, और पुतिन ने भी इग्नोर किया, क्योंकि उनको पता है कि जो है उनकी जो एक टांग जो है वो गलत जगह जाके रुकी हुई है, वो है यूएसए के टेरर एनेबलिंग कैंप के अंदर। जी श्रुति जी, जिस तरीके से तस्वीरों को लेकर हमने जिक्र किया कि तस्वीरें जो है काफ़ी कुछ कहती नजर आई हैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, लेकिन दूसरी ओर आज पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात भी होनी है। इस मुलाकात से पहले जैसे दोनों नेताओं की ये आज मुलाकात हुई है, जो एक औपचारिक मुलाकात कह सकते हैं, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज निकलकर सामने आई है श्रुति जी, वो काफ़ी गौर करने वाली थी कि जिस तरीके से पुतिन वॉक करते हुए नजर आए, उनकी चाल में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली जब उन्होंने पीएम मोदी को देखा। आपने भी ये चीज़ गौर की होगी। इसके बाद उन्होंने जिस तरीके से हाथ बढ़ाया पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए, और फिर दोनों नेता जिस गर्मजोशी से गले मिले, इससे क्या संकेत जाता है कि क्या ये माना जाए कि आज शाम जो दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जब बातचीत के टेबल पर दोनों नेता बैठेंगे, तो खुले तौर पर खुले मन से हर एक मुद्दे पर बात होगी विस्तार से? उम्मीद तो यही है कि हर मुद्दे पे विस्तार से बात होगी। यूक्रेन को लेके जो एक फंदा हमारे गले में टांगा गया है, उसको किस तरह से हटाया जाए, किस तरह से सुलझाया जाए। ये ट्रेड की गुत्थी जो और टाइट होती जा रही है, और इसका कोई हमें ये नहीं रखना चाहिए, आशंका नहीं रखनी चाहिए कि जो ट्रेड का जो हमारे ऊपर ये प्रहार हुआ है, ये थोड़े दिन तक तो इफेक्ट करेगा हमको, जब तक ये युद्ध जो है विराम पे नहीं आता। तो इंडिया ने आगे कैसे पुतिन की बात रखनी है, जेलेंस्की के साथ जो बात हुई है, जिसका उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो वो जेलेंस्की वाली बात पक्ष को कैसे रखा जाएगा मोदी की तरफ से। और मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ी मजे की बात ये होगी कि अगर पुतिन और जेलेंस्की दोनों मिलके कहें कि ये जो हमारा जो युद्ध है, इसके अंदर अगर कुछ विराम आ सकता है तो सिर्फ पीएम मोदी की तरफ से आ सकता है। इससे बड़ा झटका शायद ट्रंप और उसकी ईगो को नहीं मिल सकेगा। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आज ये इस पर्टिकुलर समिट के अंदर ये दो जन मिलके, दो बड़े नेता मिलके आगे क्या करते हैं, क्योंकि इसकी बातचीत से आगे यूरोप में क्या बात होने वाला है, इसके आगे इस बातचीत के जो निष्कर्ष बाहर निकलेगा, जो स्टेटमेंट्स बाहर निकलेंगी, इससे पता चलेगा कि ट्रंप आगे कैसे बोलने वाला है, वो टैरिफ को लेके आगे क्या करने वाला है, और यूरोप के अंदर क्या करने वाला है। जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, श्रुति जी इस बीच अब ये माना जाए कि जिस तरीके से एक एक पॉइंट से निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर बात जापान से शुरू की जाए, जापान पीएम मोदी गए, वहां पर 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, और अब अगर एससीओ समिट को लेकर बात करें तो यहां पर भी लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो बातचीत हुई है चीन के साथ, उसको लेकर जिक्र किया जाए, तो इससे क्या आपको लगता है कि अमेरिका बैकफुट पर आएगा? क्या अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इस सोचने पर मजबूर होगा कि जो टैरिफ वॉर अमेरिका खेल रहा है, जो ट्रंप लगातार टैरिफ का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अमेरिका फेल है? देखिए, अमेरिका फेल तो नहीं है। अगर अमेरिका फेल होता तो शायद इतने सारे लीडर्स, हर डायलॉग पार्टनर, हर मेंबर वहां आके नहीं बैठता। इसका मतलब है जो ट्रंप ने जो अपना ये दाव खेला है टैरिफ वाला, इसका असर सब पे हो रहा है, सबको चोट लग रही है। पर ये ट्रंप भूल गया है कि अगर बाकी सब इकट्ठे हो गए तो वो अकेला पड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अगर हम इसको थोड़ा सा दूर ले जाएं, जैसे आपने जापान का बात करी, तो जापान ने टैरिफ को बुरा माना है। उन्होंने ऑलरेडी कुछ जो है, पिछली बार जब उन्होंने टैरिफ खेलना शुरू किया था ट्रंप ने, तो उन्होंने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर एक पॉज लगा दिया था 60 डे का वर्ल्ड वाइड। उसके बाद तो जापान ने अपना एक तरीका रखा है ट्रंप के साथ डील करने के लिए, चाइना ने अपना तरीका रखा है सेमीकंडक्टर्स के, सॉरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स को लेके, और ऑस्ट्रेलिया जिसको ऑलरेडी मतलब काफी झटके लगे हुए हैं, तो वो चुप है। लेकिन उन्होंने, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि जो ट्रंप ने जो किया है इंडिया के साथ और जो बाकी विश्व के साथ कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसमें अगर देखें तो जो क्वाड का हिस्सा बनता है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इसके अंदर 3 जन इकट्ठे हो गए और यूएस अकेला पड़ गया। और इसीलिए 2 दिन पहले
ट्रम्प ने एक इंटरव्यू में हल्के से कह दिया था कि मेरा इस वक्त कोई प्लान नहीं है इंडिया जाने का जहां क्वाड की मीटिंग होगी। क्वाड की मीटिंग रखी ही इसलिए जाती है कि भाई चाइना का जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो एक प्रभाव है, जो उनकी नेवल स्ट्रेंथ है, उसको ये बाकी 3 नेशंस मिलके कैसे करें, और पैसिफिक के अंदर जो एक उनका वेस्टर्न कोस्ट पड़ता है यूएस का, कि वहां पे कैसे सिक्योरिटी बनी रहे। इस क्वाड का पूरा असर ही ये है कि इंडो पैसिफिक के अंदर सिर्फ चाइना और चाइना ना रह जाए। तो अगर इसके अंदर 3 मेंबर एक हो गए और यूएस से अलग पड़ गया तो इसलिए वो बैकफुट में चले गए। तो बैकफुट इन द सेंस वो इस तरह से जा रहे हैं कि उनको कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर नहीं मिल रहा है यूरोप के अलावा। G7 में उनको इनवाइट किया गया था, बहुत उनका आदर सत्कार किया गया था, वो 24 घंटे नहीं रुक पाए थे वहां पे, क्योंकि लोग वहां पे उनसे खुल के बात ही नहीं करना चाहते हैं। और ट्रंप का अनफॉर्चुनेटली हमें ये समझना चाहिए ये उनका सेकंड टर्म है, मतलब लास्ट टर्म है, वो इसके बाद दोबारा प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं। तो उनको किसी देश के साथ ना अच्छा रिलेशनशिप रखने में कोई मतलब नहीं है ना। वो कभी हमेशा से पॉलिटिशियन थे, वो बिजनेसमैन थे। तो जब पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपना आगे पार्टी का सोचते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स का सोचते हैं कि भाई मेरे बाद अगला कौन। ट्रंप को इससे कोई लेना देना नहीं है, भाई वो अपना काम निकाल रहे हैं। इसलिए जैसे ही उन्होंने सत्ता हासिल करी, जैसे ही वो गद्दी पे आके बैठे, उन्होंने एक बेताज बादशाह की तरह ये जो है टैरिफ साइन करने शुरू कर दिए, क्योंकि इस वक्त पूरी मेजोरिटी है उनके पास। उनके पास दोनों हाउसेस जो हैं वहां यूएसए के अंदर, उसकी पूरी मेजोरिटी है। और दोनों हाउसेस में मेजोरिटी होने का मतलब, चाहे यूएस कोर्ट उनको बोलता रहे कि आपको कांग्रेस के थ्रू पास करना चाहिए, आपने अपनी जो है लीगल बाउंड्स पार कर दिए हैं, ये इलीगल है, आपको ये एज अ बिल या एज अ कंबाइंड कंसेंसस करना चाहिए, आप बोल लीजिए, वो ले जाएगा वहां पे पास करवा देगा। बिग ब्यूटीफुल बिल के साथ भी किया था। और जिस ने उनका विरोध किया, जिस रिपब्लिकन या डेमोक्रेट ने उनका विरोध किया, उनके खिलाफ उसने टैक्स रेड्स करवा दी, उसने उसके एफबीआई रेड्स करवा दी हैं। तो उसके पास इस वक्त पूरा कंट्रोल है और वो एक बिजनेसमैन की तरह आगे बढ़ रहा है। और बाइडेन ने जाते जाते एक जरूर उसको सीख दे दी कि जाते जाते अपने बेटे, अपने संबंधियों को प्रेसिडेंशियल पार्डन साइन कर दीजिए और आप और आपका परिवार जो है वो पूरा सुरक्षित हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से हमको अगले 3 साल बाद यही देखने को मिलेगा कि जब तक उसके पास अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड पावर है, वो बेजाज बादशाह की तरह अपने मन की चलाता रहेगा। यूएस गया भाड़ में। और उसके बाद जब उसके जाने का वक्त आएगा, तब उसने अपने बेटों के, अपने परिवारजनों के, अपने जो निकट के लोग हैं, अपने क्रोनीज जो हैं, उनके नाम का उसने प्रेसिडेंशियल पार्डन साइन कर देना है। और ये साइन करने के बाद वो सबको बचा के अपनी पतली गली से निकल जाएगा। जी श्रुति जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया था शुरुआत में कि चीन का जो डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, उस पर भी हमें पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मुलाकातें हुई हैं, जिस तरीके से तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई है, क्या श्रुति जी आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच व्यापार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा? और जो एक वित्तीय घाटा होने की बातें कही जा रही हैं कि अमेरिका से जिस तरीके से टैरिफ वॉर देखने को मिल रही है, उस वजह से भारत को वित्तीय घाटा होगा, तो क्या वो वित्तीय घाटा चीन के साथ व्यापार करने से पूरा हो पाएगा? देखिए, चीन के साथ हमारा एक बड़ा डेफिसिट है, जो आपके पिछली बार भी जब हम पैनल में डिस्कस कर रहे थे, आपके इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी आपको बहुत डिटेल में बताया कि हमारा जो इतना $100 बिलियन का डेफिसिट चलता है उनके साथ, उसको हम इमिडिएटली तो नहीं कम कर सकते। हाँ, हमें टेक ट्रांसफर्स चाहिए उनके साथ, हम उसके लिए कोऑपरेशन ले सकते हैं। उन्होंने हमारी 2 इंपॉर्टेंट चीजें रोक रखी थी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो हमारे ईवी इंडस्ट्री जो हम ग्रो करना चाह रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम ऑलरेडी समझौता कर चुके हैं जब वैंगी आके इंडिया आए थे। उसके बाद जो उन्होंने हमारे साथ दूसरी एक चीज उन्होंने कर रखी थी, उन्होंने एक बिना ऑफिशियल रीजन कोट करे हुए उन्होंने साइन किया हुआ था कि भाई इंडिया को कोई भी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट नहीं होगा। ये हुआ था पहलगाम के बाद। हमारे वहाँ फर्टिलाइजर के कार्गोज वहाँ पड़े रहे थे, वहां पे उनकी मिनिस्ट्री वहां पे एक्सपोर्ट के लिए जो स्टैंप लास्ट आपका लगना चाहिए वो नहीं लगा के दे रहे थे। तो कोई ऑफिशियल बैन नहीं था, अनऑफिशियल बैन किया हुआ था उन्होंने फर्टिलाइजर्स के लिए। हमें जाके रशिया का दरवाजा ठकठकाना पड़ा था कि भाई हमारे जो है फार्मर्स, उनको फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, तो रशिया से फिर हमने एक्स्ट्रा इंपोर्ट किया था। तो चीन जो है वो अपनी तरफ से ये सारी चीजें, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इंडिया काफी तरह से डिपेंडेंट है और वो डिपेंडेंसी को वो एक्सप्लॉइट करता है। ये चीन का सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, हर देश के साथ है। वो जो भी ऐसा हमारे पास वो किसी चीज का मोनोपोली किसी कंट्री के अंदर उसका हो जाता है, वो उसका जुगुलर वेन बन जाता है, वो उसकी दुखती रग बन जाती है। और जब उसको अपना मनमानी करनी होती है तब वो उस दुखती रग के ऊपर हाथ रख देता है। तो हमें हमेशा सोच के रखना चाहिए कि हमें चीन के साथ व्यापार करना है, पर ऐसा कोई भी अनकंडीशनल व्यापार नहीं करना है जिससे उसके पास पूरा कंट्रोल आ जाए हमारी एक पर्टिकुलर सेक्टर का, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के सेगमेंट का, और जिसको वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके जब भी उसको पाकिस्तान का साथ देना हो या अपनी मनमानी करवानी हो। जी बिल्कुल।
लेकिन श्रुति जी, इस बीच एक बात और ये भी निकलकर सामने आई थी कि जिस तरीके से व्यापार में एक रुकावट आ रही थी सामने, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो एक डिफरेंस है, चीन भारत में करीब करीब 100 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। दूसरी ओर भारत अगर बात करें तो चीन में करीब करीब 15 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार करता है। लेकिन जो चीन के द्वारा बंदिशें लगाई गई हैं वो सबसे ज्यादा है, इस वजह से भारत व्यापार चीन में नहीं कर पाता। लेकिन श्रुति जी, कहा लगातार अब ये भी जा रहा है कि जो चीन के द्वारा बंदिशें हैं, जो कई सारे नियम कानून हैं, शायद उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जाएगा, सरलता लाई जाएगी कि बिजनेस जो है वो इजिली कंट्री टू कंट्री हो सके। ये उम्मीद सिर्फ चीन के साथ नहीं, हमारे हर पार्टनर नेशन के साथ है कि थोड़ी बंदिशें आपस में हम कम करें, जिससे हम आपस में ट्रेड कर सकें, और सिर्फ ट्रेड ना कर सकें, हम अपनी अपनी रेगुलर करेंसीज के अंदर मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड बनाने के लिए अपनी अपनी करेंसीज के अंदर ये ट्रेड कर सकें। तो उम्मीद है कि एटलीस्ट अगर सब कुछ नहीं तो कुछ कुछ के अंदर हमें जो है मार्केट में रिलीज दिखने को मिल जाएगा, पॉलिसी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। पर ये पॉलिसीज कभी भी परमानेंट नहीं होती, इसका कभी भी वो रिवर्सल कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार हर चीज में ये कह रही हूँ, हमें फूक फूक के कदम रखने हैं। किसी भी बात में हमें ना कंप्लीटली उस मार्केट पे डिपेंड करना है कि हमें वहीं बेचना है, ना हमें वहां से ऐसी कोई पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है कि उनको हमारे यहाँ वो कंप्लीट कंट्रोल किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मिल जाए। हमें एक बड़ी बास्केट रखनी है अपने पास, जहां पे चीन एक छोटा हिस्सा रहे, जहां पे हम उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकें। उनकी टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी अच्छी है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो ईज़ है वो बहुत अच्छी है। ये जो ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, ये हमें उनसे अडॉप्ट करके लेनी है। तो हमें उनसे सीखना ज़्यादा है इस वक्त, और ये हमें फ़ायदा उठाना है। आने वाले दिनों में अगर कोई ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस दिखती हैं हमको, ईज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज दिखती है, तो उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमें भी एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनना है, और चीन ऑलरेडी उस स्तर पे है। हम अगले साल के अंदर सोच रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। चीन 20 ट्रिलियन पे आके बैठा है, 18 से 20 के बीच में। तो ये अगर वो 20 ट्रिलियन पे बैठा है, उनकी एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, आने वाले दिनों में उनके पास मैन्युफैक्चरिंग जो है उतने जोर से नहीं चल पाएगी, इसीलिए वो ऑटोनॉमी की ऑटोमेटिक चीजों की तरफ बढ़ने लगा है। अगर आप देख रहे हैं कि आज एआई बहुत बढ़ चढ़ के वहां बोल रहा है, और जो उन्होंने फीचर भी किया है अपने इस एससीओ समिट के अंदर कि हमारी एआई की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, रोबोट की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका जो पॉपुलेशन बल्ज है वो वर्किंग क्लास की तरफ से हटके नीचे आपकी रिटायरमेंट क्लास की तरफ जाने वाला है, 50 एंड अबव की तरफ जाने वाला है। उनके पास हाथ कम पड़ने वाले हैं, और इस चीज को वो ऑलरेडी ऑफसेट करने के लिए 10 साल पहले से काम करना शुरू कर चुका है। तो रिप्लेसमेंट रेट जो है उनकी पॉपुलेशन की कम है, उसके बाद बर्थ रेट कम है, मैरिज रेट कम है। ये सब हमें दिखा रहा है कि चीन का जो एक बड़ा स्किल फोर्स था वो कम होने वाला है, इंडिया के पास स्किल फोर्स है। तो हमें ये मेंटेन भी करना है और इसका फायदा भी उठाना है कि अगले 10 साल में जब उनकी हालत थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगे, हम उस मौके का फायदा उठा सके। और उसके लिए जैसे वो आज काम कर रहा है 10 साल आगे के लिए, हमें भी आज काम करना है 10 साल आगे के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से श्रुति जी आपने जिक्र किया कि 10 साल आगे के लिए हमें काम करना है, और जाहिर तौर पर शायद इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन श्रुति जी, एक बात और यहाँ पर है कि जो ये मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर जिक्र किया जा रहा है कि अमेरिका के ऊपर भारत अपनी निर्भरता को कम करता नजर आएगा, क्या आपको लगता है कि कितने दिनों में इसका इम्पैक्ट हमें नजर आ सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब इस तरीके से बड़े फैसले लिए जाते हैं, बड़े चेंजेस जब देखने को मिलते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। हम उनसे निर्भरता नहीं कम करना चाहेंगे। ये देखिए, रिश्तों की खटास जो है ये शायद टेम्परेरी भी हो सकती है। ट्रम्प जो है उनको ना पलट खाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। वो अपने किसी भी स्टेटमेंट से कभी भी पलट जाते हैं। उसका आज उन्होंने बोला ये दिन है, कल को बोलेंगे ये रात है, ऐसा भी करते हैं। तो कभी भी ये जो है सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। हम अपने ऊपर आने वाले जो वित्तीय डैमेजेस हैं उनको हम ऑफसेट करना चाह रहे हैं। ऑफसेट इन द सेंस, जो हमारे जो सप्लाई हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है, वो रुके ना। हम ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव सप्लाई लेन्स ढूंढ रहे हैं। हमें ये ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर वैसे भी करने थे, अब हम उसको बस उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके एक्चुअल जॉब्स के अंदर, जिनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आने वाला है उसको ऑफसेट कर सके। जब हमारे रिश्तों के अंदर यूएस के साथ एक रीसेट प्रेस होगा, तो वो हमारे लिए एक एडिशन होगा, एज इन कि हमारे पास फिर एक ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड मार्केट होगा, स्टडी सप्लाई होगा दूसरे नेशंस के अंदर, और फिर यूएस की जब डिमांड आनी दोबारा से शुरू हो जाएगी तो वो भी एक मार्केट हमारे पास होगा, और उस मार्केट के अंदर फिर मतलब हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा।
तो हम जो धीरे धीरे कर रहे थे कि एक एक नेशन एट अ टाइम, एक एक सेक्टर एट अ टाइम हम बढ़ा रहे थे, अब हमने उसके अंदर पेडल टू द मेटल कर दिया। हमने सब कुछ तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है कि भाई जिससे पहले, अभी तो इस क्वार्टर में हमें नहीं दिखेगा, तभी हमारी इतनी अच्छी वो आई भी है जी 7.8% जीडीपी का जो अनएक्सपेक्टेड रेट है, तो वो अभी जो आई है इसके अगले में भी बिल्कुल। शायद श्रुति जी, इतना मैं ना दिखे, माफी के पर साथ आपको इसके रोकूंगा। इस बाद बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी का संबोधन, पीएम मोदी के संबोधन को लेकर जानकारी। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाए। संरक्षणवाद को खत्म करना होगा, पीएम मोदी ने कहा। वर्चस्ववादी सोच किसी के हित में नहीं है, पीएम ने कहा। एससीओ बैठक में पीएम मोदी ने आतंक पर प्रहार किया। एससीओ समिट में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन, ये बड़ी खबर। बिना नाम लिए पीएम ने अमेरिका की नीतियों पर निशाना साधा। संरक्षणवाद को खत्म करना होगा, पीएम ने कहा। वर्चस्ववादी सोच किसी के हित में नहीं है, पीएम मोदी का बयान भी सामने आया। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान, एससीओ समिट में पीएम मोदी का संबोधन। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने अमेरिका की नीतियों पर निशाना साधा। संरक्षणवाद को खत्म करना होगा, पीएम मोदी ने कहा। वर्चस्ववादी सोच को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। आतंक पर प्रहार पीएम मोदी ने किया है। एससीओ समिट में पीएम मोदी का संबोधन देखने को मिला। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है।